तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? कंसोलिडेशन। और अच्छा अच्छा काफी सारा सम कर चुके हैं। अभी हम लोग आज करने वाले हैं सम नंबर 10। बट ये सम करने से पहले इतना ही बोलो, क्या आप लोग बेसिक बेसिक रिवाइज कर रखे हैं? मैंने जितना बेसिक समझा रखा है आपको, आप रिवाइज किए हैं? तो क्योंकि उस बेसिक का कॉन्सेप्ट पे ये सम बना है। ये गूगली सम है थोड़ा सा। और अगर आप बेसिक अच्छे से कर रखे हैं, मेरा पूरा जितना मैंने पढ़ा है, इनिशियल 4-5 क्लास जो पढ़ाया था, तो ये करने में कुछ नहीं लगेगा। और अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो कांड हो जाएगा। अच्छा, मैं बेसिक में जाने से पहले, आई मीन सब में जाने से पहले, एक छोटा सा बात आपसे रिकैप करता हूँ। याद है हम लोग सीओसी बनाते थे? सीओसी में मैंने एक बात बोला था, अगर याद हो तो, हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए थे। फिर इसके बाद माइनस करते थे, अगर आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब होल्डिंग कंपनी का शेयर करके आपका रिवाइज इन्वेस्टमेंट आता, माइनस क्या करते थे? शेयर इन कैपिटल। और एक आता था शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। उसको ऐसे बोलते शेयर इन रिजर्व एंड सरप्लस। पहले स्टार्टिंग में रिजर्व एंड सरप्लस ही लिखा था। अरे याद है कि नहीं? ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब है टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। प्रॉफिट कब तक लेते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि उसके बाद का तो पोस्ट बन जाता है। अच्छा, ये जो मैंने लेना सिखाया था शेयर कैपिटल रिजर्व, मैंने पहले कभी शेयर कैपिटल रिजर्व नहीं लिखा था पहले दिन। मैंने पहले क्या लेस करना बोला था? ये किसका शॉर्टकट है? शॉर्टकट नेट एसेट का। मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? नेट एसेट से। अब नेट एसेट लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमने शॉर्टकट बताया था भैया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर ले, वही तो क्या होता है? नेट एसेट। याद आया? ये कंपेयर करके हम लोग क्या निकालते थे? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्या आपको ये बात याद आया? ऐसा कुछ बताया था? ठीक है, अगर इतना बात याद है तो मैं सम नंबर 10 देखना चाहता हूं। पढ़े साथ साथ। बोल रहे हैं EXC लिमिटेड acquires 70% इक्विटी शेयर ऑफ Z लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 17। ये शेयर कब खरीदा? ईयर के एंड में, कोई 31st मार्च 17 है। कौन खरीदा? EXC। किसका शेयर खरीदा? Z। तो मैं बोलू EXC होल्डिंग है और Z मेरा सब्सिडियरी है। कितना परसेंट शेयर खरीद लिया? 70%, मतलब माइनॉरिटी का 30% है। एट ए कॉस्ट ऑफ 70 लाख। उस दिन उसने पे कितना किया है? तो 70 लाख को मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड, 70 लाख दिया है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ जेड ऑन 31st मार्च 17। 31st मार्च 17 में ये सारा एसेट लाइबिलिटी का डिटेल्स दे दिया है। देखना क्या क्या डिटेल्स है। बोला फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। ये किसका किसका है? ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी का, कंपनी का। ए किसका दिया है? जेड का दिया है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट मतलब ये कहां पर जाएगा? हमको पता था यही बोलेगा ना लायक। ये सब्सिडियरी कंपनी का है मुन्ना। होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट ये 70 लाख, ये सीओसी का पार्ट है। ये तो इसका एसेट है यार। मुन्ना सीबीएस में जाना चाहिए हिसाब से, अगर बैलेंस शीट बना रहा है तो। पकड़ रहा है मेरा बात? अच्छा, करंट एसेट एसेट है। ए लोन्स एंड एडवांसेस एसेट की लाइबिलिटी। एसेट होता है, साथ में एडवांस दिए हैं मैंने। एडवांस हमने लिया नहीं, एडवांस दिया है। तो लोन्स एंड एडवांस, तुम बैलेंस शीट का हेडिंग याद करो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस कहां लिखता है? बैलेंस शीट का एसेट साइड। तो ऑब्वियसली ये सब क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। डिबेंचर लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी लाइबिलिटी है। तो मतलब ये एसेट लाइबिलिटी दिया है किसका? सब्सिडियरी का। ठीक है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज बीन अग्रीड अपॉन, नॉट इंक्लूडेड इन अबव फिगर। बोला कुछ रीवैल्यू होगा किंतु ऊपर वाले फिगर में अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ। क्या क्या बोल रहा है? बोले फिक्स एसेट अप बाई 20%। अप समझता है? अप मतलब भैया बढ़ जाएगा वैल्यू। अरे अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपस्ट्रीम नहीं। ठीक है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो तुम खुद बता, अगर 120 का एसेट है और उसमें अगर 20% बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा? तो बोलना चाह रहा है कि ये फिक्स एसेट 120 नहीं, 144 है। इन्वेस्टमेंट डाउन बाई 10%। इन्वेस्टमेंट 10% से कम हो जाना है। तो 55 माइनस कितना परसेंट था? 10%, 49.5। तो मतलब ये दो फिगर चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, कर दिया मैंने, उसमें क्या दिक्कत है? किसका किसका फिगर है ये सब? सब्सिडियरी का। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बोल रहा है? जेड लिमिटेड, जेड कौन था? सब्सिडियरी। डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट 20% ऑन इट्स इक्विटी शेयर ऑन 31st मार्च। अगर वो 31st मार्च को वो डिविडेंड दे रहा है,
तो ऑब्वियसली डिविडेंड इस साल का नहीं, पहले साल का डिविडेंड दे रहा है। कौन दे रहा है? सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग के लिए तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और उसको कहां से लेस करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट से लेस करना चाहिए। अरे बोलना भाई, इन्वेस्टमेंट से लेस करना चाहिए। अब सीपीएल से लेस करेंगे नहीं करेंगे, डिपेंड करता किस पे, कि वो गलती किया है कि नहीं किया है। अगर गलती किया है तो सीपीएल से लेस होगा, गलती नहीं किया तो सीपीएल से लेस नहीं होगा। मगर ये जो डिविडेंड होल्डिंग को मिलेगा, होल्डिंग इसको अपने इन्वेस्टमेंट से लेस तो करेगा ही भाई, क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। आगे बोलता है ईएक्सी लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ जेड एट 20 पर शेयर, और एक एक शेयर कितने में खरीदा था? 20 रुपए। सुना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूं, जरा सोच के बताना। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का है? मतलब अगर मैं सब्सिडियरी कंपनी हूं, सॉरी मैं अगर होल्डिंग कंपनी हूं, मैं तुम्हारा सब्सिडियरी का शेयर खरीदने गया, तो कितना रुपए इन्वेस्ट किया, तो मैं ऐसे बोलूं नंबर ऑफ शेयर लिया मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ द शेयर लिया, तब जाके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आया होगा। नंबर ऑफ शेयर मेरे को नहीं पता, प्राइस से लोग बोलता है 20 मल्टीप्लाई करके बोलता है ये 70 लाख का फिगर आएगा। अरे बोलना। तो मैं अगर पूछूं मैंने नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा, तो तुम बोलेगा 70 लाख डिवाइड बाई 20, 3.5 लाख। मतलब पूरा फिगर लिख दूं तो इट इज 3,50,000। ये कौन खरीदा है शेयर? होल्डिंग कंपनी खरीदा है, सब्सिडियरी थोड़ी ना खरीदता भाई। कौन खरीदा है? होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी का जो भी टोटल शेयर है उसमें से कितना परसेंट खरीदा है? 70%। और 70% शेयर कितना है? 3,50,000 नंबर ऑफ शेयर है। नहीं समझ रहा है? अगर कुछ नहीं बोलता है, तुम लोग को पता होगा एक एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना बनना चाहिए? 10। अगर तुम बोलेगा इसका वैल्यू कितना है, तो मैं क्या ऐसे बोल दूं ये 35 लाख का शेयर है? क्या बोलती पब्लिक? समझ में आ रहा है एकदम? हाँ तो भैया 35 लाख है, तो हम क्या करें? नहीं कुछ नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या ना है, सब्सिडियरी कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 20%। तो हम होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, मेरे पास अगर 35 लाख रुपीस का कैपिटल है, तो हमको इस पे 20% यानी 7 लाख का डिविडेंड मिला होगा। पूरा 7 लाख मिलेगा कि 7 लाख का 70%? 7 लाख मिला है भाई। ये टोटल शेयर नहीं है कंपनी का, ये वो शेयर जो हमने खरीदा है। तो ये तो इस पे मेरे को डिविडेंड मिलेगा, तो 7 लाख ये डिविडेंड है जो होल्डिंग कंपनी को मिला होगा। और तुम बोला था ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। तो मेरा नॉलेज ये बोलता है, तुम जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी लिखेगा 70 लाख, उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड 7 लाख मानेगा, माइनस करेगा, तो 63 लाख तुम्हारा रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? इतना तो डिस्कशन समझ में है। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? बोलता कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ जेड। गुडविल कैपिटल रिजर्व मतलब कहां से निकालते हो? सीओसी। तो अगर मैं सीओसी बनाने जा रहा हूं मुन्ना, सीओसी, तो पहले तो ये इन्वेस्टमेंट निकल गया। यहां से कंपेयर करते हैं शेयर इन कैपिटल, शेयर इन रिजर्व, और ये सब डेटा तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है इस बार। किसका चाहिए? सब्सिडियरी का ना। अवेलेबल है? क्या करूं? माइनस करना तभी तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व बताएंगे। तो मैं क्या करूं यहां पर फिर? क्या लेना पड़ेगा? नेट एसेट। इसीलिए तो सम में लोग क्या दिया है? एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो तुम सारा एसेट्स को प्लस करना, माइनस क्या करना? लाइबिलिटी। क्या मिल जाएगा? नेट एसेट। अब नेट एसेट में अपना शेयर कितना है? 70%। तो नेट एसेट का 70% करके यहां पर लिख देना, और डिफरेंस का फिगर क्या मिल जाएगा? गुडविल कैपिटल। मतलब जिसको ये लॉजिक नहीं पता कि कैपिटल और रिजर्व क्यों लेते हैं, अगर रट के बैठा है, तो उससे ये सम ना हो पाएगा। पर तुमको अगर समझ में आया नेट एसेट क्यों लिया, तो इसका मतलब तुमको लॉजिक पता है पूरा। तो मेरा बात समझ रहा है? यस सर, नो सर? तो सॉल्व कर लें इसको अब। चलिए, पहले कुछ वर्किंग नोट कर लें, फिर सम करते हैं, मतलब गुडविल कैपिटल रिजर्व। तो वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ, नंबर ऑफ शेयर्स acquired, number of shares acquired of Z Limited,
तो हमने ये बोला कि हमने पॉकेट से पे किया था 70 लाख रुपीस, और एक एक शेयर था 20 रुपीस का, तो हमने 3,50,000 शेयर्स अक्वायर किया। ये चाहिएगा हमको। ठीक है। अच्छा, एक और वर्किंग नोट कर ही देते हैं जब इतना किए हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय, ये वर्किंग का सम है, इसमें पूरा सम थोड़ी ना है, करेक्ट ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड बाय EXC। तो भैया नंबर ऑफ शेयर EXC के पास था 3,50,000, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 है, ये टोटल हो गया। और कितना परसेंट मिला था? 20%। 20% था ना, तो ये रुपीज 7 लाख होगा। चलो चेक करो, 7 लाख रुपीज। ठीक है। तीसरा, मेरे को वर्किंग करने का मन है नेट एसेट निकालने का। ये मैं क्या निकालना चाहता हूं? नेट एसेट। किसका? कैलकुलेशन ऑफ, हाँ, नेट एसेट ऑफ जेड लिमिटेड। बस नेट एसेट कैसे निकालेगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। बस याद रखिएगा रीवैल्यूड फिगर्स लेने हैं। ए, कौन सा फिगर लेना है? रीवैल्यूड फिगर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो भाई साहब, रीवैल्यूड फिगर लेना है मेरे को, तो मैं क्या करूं? तो पहले फिक्स एसेट लेते हैं। ये सुना, ये लोग फिगर इन लैक्स दिया, हम भी, सॉरी, फिगर इन लैक्स है कि करोड़ है? लैक्स, हम भी फिगर इन लाख लिख दें एक बार। नहीं तो उतना जीरो लिखते लिखते पागल हो जाएंगे, तुम समझ रहे हैं ना। लास्ट में लिख देंगे पूरा फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं, ऊपर में हेडिंग दे देता हूं, रुपीज इन लाख। पहला था आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट आपका था 120, अप बाई 20%, तो ये फिगर होगा 144 लाख का। समझ गया ना। इन्वेस्टमेंट था 55, इन्वेस्टमेंट था 55 लाख का, कम हो जाएगा 10% से, तो ये बन गया 49.5 लाख। करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। अगला आइटम मिला करंट एसेट्स, फिर एक मिला लोन्स एंड एडवांस। ये सब एसेट ही है ना, तो बस जोड़ देंगे 70 और 15। और अगर कोई लाइबिलिटी है तो माइनस हो जाएगा। दो तो था, 15% डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी। 15% डिबेंचर कितने का था? 90। और एक है करंट लाइबिलिटीज, लाया बिल्ली टीज। तुम समझ रहे हैं ना, ये सब माइनस होगा, लाइबिलिटी है। कितना था रे इसका? 50। बस ये करके तुम निकाल ले मुन्ना अपना नेट एसेट जेड का। 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15 माइनस जो भी है कर ले। कितना आ रहा है? 144 प्लस 49.5, हाँ, प्लस 70 प्लस 15 माइनस 140, 138.5 है। लैक्स है, फिगर इन लैक्स है। ये तुम समझ रहे हैं ना। नेट एसेट क्यों निकाला समझा? क्योंकि शेयर कैपिटल रिजर्व का डिटेल्स नहीं है। अब करते हैं जो लोग बोला था, हाँ, सीओसी नहीं लिखेंगे, वो लोग बोला था गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो हम भी वही हेडिंग लिख रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और इट कैन बी कैपिटल रिजर्व। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ किसका? जेड लिमिटेड। और जेड लिमिटेड का शेयर में इन्वेस्टमेंट हुआ था हमारा पूरा पूरा 70 लाख। किंतु भूलना नहीं, यहां से माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, जो अपने मेहनत करके वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था।
7 लाख, ये माइनस क्यों कर रहे हैं सर? प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ना, और एएस 13 बोला इट शैल बी यूटिलाइज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कोई रेक्टिफिकेशन, ये तो सही इफेक्ट डाला मैंने। ये क्या रेक्टिफिकेशन किया? नहीं नहीं, मैंने तो इफेक्ट डाला। तो इस फिगर का नाम आपने रखा था रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर कोई पूछे आपके लिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है, तो आपको 70 नहीं बोलना चाहिए, 63। अब बस एक लाइन में खत्म करने वाला हुआ आंसर, शेयर इन नेट एसेट कर लेना। ये समझ रहा है ना? तो 138.5 लाख था, तुम समझ रहा है? 13 लाख 85,000, नहीं नहीं, 138, 1 करोड़ 38 लाख 50,000, ये पूरा नेट एसेट है ना सब्सिडियरी का। उसमें हमारा शेयर कितना है? हमारा शेयर कितना है? 70%, 96-95। ये समझ आ रहा है ना आपको बच्चे? अगर किसी को नहीं आता है तो ये वाला फिगर कैलकुलेटर में लिखो, ये फिगर इन लाख है, इनटू 1 लाख करके देखो कितना आ रहा है, समझ में आ जाएगा। 1 करोड़ 38 लाख 50,000। कन्वर्जन नहीं आता आपको तो मैं क्या करूं? अब आप अपना बचपन का मैथ्स बिगाड़े हैं, उसमें मेरा हाथ तो नहीं था। मैं तो आपके बचपन में नहीं है, मैं तो आपके 55 में पहुंचा हूं। ए डिफरेंस फिगर आ रहा है 33 लाख, पर नेगेटिव है ना, तो इसको क्या बोलेगा? गुडविल, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, यहां तक ठीक है? बस सम खत्म, यही तो निकालने बोला था। मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व बताओ, हो गया। समझ में आया? बचपन का कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प कर सकता है। पर ये सब अगर आ गया और अगर तुमको कॉन्सेप्चुअली तुम स्ट्रांग नहीं है तो मुश्किल है। तुम रट के गया तो अलग बात है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है समझना। बोलो यहां तक ठीक है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, पहले सुन लो, जिसका नाम है, मेरा सब वो नोट्स मिलेगा, नोट्स तो मिला ही है तुम लोग को मेरा, वो पीडीएफ मिल गया ना? हाँ। नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सुना बात, क्या वर्ड बोला मैंने? नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं भैया, बस समझाइए, सुनिए। मान लो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना। हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन बता रहा हूं, 1/1/2024 है डेट ऑफ एक्विजिशन। समझा? कौन क्या खरीद लिया? होल्डिंग ने सब्सिडियरी का शेयर खरीदा 1/1/24। तो इस तारीख तक जो भी चीज है, मतलब इस तारीख तक हमारा जो भी कैपिटल है, जो भी रिजर्व है, वो सारा का सारा प्री है, और उसके बाद का सारा पोस्ट है। ये सब तो पता ही है तुमको। अब मैं तुमको बता रहा हूं, 1/1/2024 को कंपनी का शेयर कैपिटल था कितना, ले चलो, 5 लाख रुपीज। और 1/1/24 को कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में था, वही पीएल बोल लो, जीआर बोल लो, जो इच्छा है। तो मैं रिजर्व एंड सरप्लस एक बार में लिख दिया, तुम समझ गया ना? रिजर्व एंड सरप्लस था 2 लाख रुपीज। अच्छा, मैं बताना भूल गया कि होल्डिंग का शेयर 70 था और माइनॉरिटी का शेयर 30 था। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब ऐसा है कि हमारा वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा था 5,50,000 का। यहां तक ठीक है? अब मैं तुमको बताया कि 31/12/24 ईयर के एंड में हमारे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज का। क्या कमाया भाई साहब? प्रॉफिट। फिर अगले साल के एंड में 31/12/24 में कंपनी का लॉस हो गया 2 लाख रुपीज का। अगले साल 31/12/25 31/12/26 को अगेन एक लॉस हो गया 6 लाख रुपए का। नहीं, 6 लाख नहीं, 4 लाख रुपए का। और अगले साल
31/12/2027 को फिर से एक लॉस हो गया, मान लीजिए 3 लाख रुपए का, और 31/12/2028 को फिर जिंदगी पलटा और प्रॉफिट कमा लिया गया 5 लाख रुपए का। मैंने यहां तक डेटा दिया, डेटा समझ रहा है, पूरा कहानी सुनाया तुमको पूरा। 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल का पूरा कहानी दिया। मैं तुमको पहला क्वेश्चन पूछता हूं, क्या तुम मुझे सीओसी बना के दे सकते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना के दे सकते हो इस डेटा से? तो तुम्हारा आंसर आएगा हाँ, क्यों नहीं। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल स्टार्ट कैसे करते हो ये बताओ पहले। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, हाँ, एस लिमिटेड सब्सिडरी। कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने? 5,50,000। कोई डाउट है? माइनस क्या करते बता। सबसे पहले आप लोग का आदत है शेयर इन कैपिटल, मेरा बात समझ रहा है? और शेयर इन कैपिटल, इनका कैपिटल कितना था उस दिन? 5 लाख। तो 5 लाख में कितना परसेंट होल्डिंग का? 70%। मैं क्या 70%? 3,50,000। यहां तक कोई खास दिक्कत? एक और चीज बस माइनस होता है, बोल दो क्या? शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब ऐसे बोले प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। सुना, तुमको पता है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है? अगर मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन 1124 है, तो 1124 तक जो भी प्रॉफिट है सारा प्री है। और क्या तुमको दिखाई दे रहा है 1124 तक मेरा प्रॉफिट 2 लाख ही तो था? समझ रहा है? और इस दिन के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट वॉफिट आया है, लॉस है, ये सारा का सारा क्या है? पोस्ट है। तुम नहीं समझ रहा है? तुम समझ रहा है ना मेरा बात? तो मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि क्या मैं ऐसे बोल दूं कि ये होना चाहिए इसमें 2 लाख में अपना शेयर कितना? 70%, 7 दूनी 14, 140। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है? 60। क्या पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब ये क्या है? गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये गुडविल है। अच्छा सुना, अगर मैं तुमसे पूछूं 1124 को कितना गुडविल है, क्या बोलोगे? 60। अच्छा, अगर मैं बोलूं 31/12/24 को कितना गुडविल है देखो, इतना बेसिक से क्या क्या, गुडविल कभी चेंज नहीं होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, एक साल बाद पूछू कितना में खरीदा, तो भी 550। कितना का खरीदा? सेम। तो एक साल बाद भी तो सेम गुडविल। तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कभी चेंज नहीं होगा। 25 में पूछो तो सेम, 26 में सेम, 27 में सेम, 28 में, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गुडविल और कैपिटलिज्म में कोई चक्करबाजी नहीं है, वो तो हर साल का सेम ही होता है। एक बार वर्किंग बनाया, मजेदार काम हो गया। किंतु माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम होगा क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेम रहेगा? नहीं, हर साल चेंज होता है। मैंने 2 साल का बैलेंस शीट लेके दिखाया था आपको, तुम समझ रहे हैं? याद आ रहा है? अच्छा, मेरे को निकालना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बात कर रहा हूं मैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा भैया बताइए, क्या 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 करना है आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट? अच्छा, मैं कब निकालना चाहता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मेरा बात सुन लो। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। ये मेरे को कब का माइनॉरिटी इंटरेस्ट चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर। मतलब मैं मांग रहा हूं आपसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस तारीख का, 11/24 का। इसमें क्या क्या आएगा? शेयर इन कैपिटल और शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट तो अभी तक आया ही नहीं है मुन्ना। अरे बोलना यार, इतना लॉजिकली सब बैलेंस शीट बना के सिखाया तो याद करो, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो भाई साहब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आपको बोलूं 1/1/24 को, मैं बात कर रहा हूं शेयर इन कैपिटल। मेरा कैपिटल कितने का था? 5 लाख। इसमें माइनॉरिटी भैया का 30, तो कितना होगा? 150 माइनॉरिटी भैया का। ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तुम समझ रहे हैं? और उसी दिन का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इतना तो समझ ही रहा होगा। तो इसको मिलेगा शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और सुना, प्रॉफिट 2 लाख था ना शायद, इसका 30% कितना होता है? 60,000। तो अगर मैं पूछूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, तुम बोलेगा झट से 2,10,000। तो ये क्या है? तो मैं बोल रहा हूं
इट इज माई माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1/1/24। तू समझ रहा है? अब मैं तुमसे पूछा, मुन्ना, ईयर के एंड में 31/12/24 को माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? तो बस पोस्ट का प्रॉफिट ही तो उसको मिलेगा, इतना तो उसको मिला वही है मुन्ना। तो लॉजिक समझ रहा? हम थोड़ी ना बैठ बैठ के पूरा बनाएंगे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम बोला भैया, तो मैं बोला ठीक है, ईयर का एंड का प्रॉफिट बता। तो मैं यहां पर बोला 31/12/24। तो मेरा बात समझ रहा है? मैं क्या लिख रहा हूं देख, शेयर इन प्रॉफिट जुड़ जाएगा बस। अच्छा, प्रॉफिट था कितना? उस साल का प्रॉफिट 1 लाख, तो सीधा बात है, उसको मिलेगा 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000। तू समझ रहा है? तो आज अगर मैं पूछूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बन गया, 240, ये क्या है? ये दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/24। किसी को डाउट है? समझ रहे हैं ना? अब मैं बोला अगला साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट पता करना है, 31/12/25। तो ठीक है, तुम अगले साल का प्रॉफिट जोड़े दे इसके साथ। अगले साल में क्या है? लॉस। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट अगर ऐड होता है तो लॉस माइनस कर देना यार, इसमें कोई सिखाने का बात है क्या? तो ऑब्वियस सा बात है, तुम यहां पर लिखेगा ऐसे, शेयर इन लॉस। लॉस कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000 माइनस हो जाएगा। मेरा बात समझ रहा है? तो माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 180। तो अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो तुम बोलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 25। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट? अच्छा, अब मैं बोला अगले साल का माइनॉरिटी इंटरेस्ट बता, 31/12/26। 26 में क्या था? अगेन 4 लाख का लॉस। तो भाई साहब मैं वापस लिखूंगा, शेयर इन लॉस। कितने का लॉस था? 4 लाख। 4 लाख का 30% कितना होता है? 120 का लॉस हो गया। तो कितना बचा? 60,000। तो ठीक है, ये क्या बन गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/2026। यहां तक अगर आपको कोई तकलीफ है तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? हाँ तो भाई ठीक है ना, प्रॉफिट है तो ऐड हो जा रहा है बार बार, और लॉस हो रहा है तो माइनस। इसमें इसमें क्या ही आप सिखाने वाले हैं? ये हम समझ गए। नहीं नहीं ठीक है, समझ गया। अब मेरे को अगले साल का भी चेक करना है। 31/12/27। में क्या है? हो अगेन लॉस है 3 लाख का। तो मैं यहां पर लिखा शेयर इन लॉस। 3 लाख का लॉस है, इसका 30% कितना हो गया? 90,000 माइनस। अब मजा का बात समझो, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 नेगेटिव। और भाई साहब लॉजिकली समझो, ये बात AS21 में लिखा है, मगर तुम लॉजिकली हम बोल रहे हैं। AS21 बोलता है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम बोला क्यों नहीं हो सकता? लॉस हुआ तो उठाया अपना। तुम बचपन का बात भूल गया। जब तुम छोटा छोटा बच्चा था, याद है तुम लोग को डिफरेंस सिखाया जाता था सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का कंपनी के साथ। कंपनी खोलने का फायदा क्या है? अगर मैं पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं करके कंपनी बनाऊं तो फायदा क्या मिलेगा मेरे को? वेरी गुड, ये वाला वर्ड सुना था, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी के केस में शेयर होल्डर का लाइबिलिटी जो होता है, इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। तुम लोग को वो पढ़ता था, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो मेरा बात समझ रहा है ना? कितना लाइबिलिटी करेगा? जितना जितना उसका शेयर कैपिटल, उससे ज्यादा तो कभी भी उसका लाइबिलिटी नहीं होगा। तुम लॉजिकली सोच, ये माइनॉरिटी बाबा का, इनका शेयर कैपिटल में हिस्सा था 150, और बाकी प्रॉफिट में ये सब हिस्सा था। जब लॉस होता गया तो पहले सोच के देख, 60 का लॉस हुआ तो ऐसे मान ले 60 प्रॉफिट से खा गया। फिर तुम्हारा 120 का जो लॉस हुआ उसमें 30 यहां से खाया, बाकी 90 यहां से खा गया। तो कैपिटल में अभी भी 60 बचा है। और अब तुम्हारा लॉस 90 हो गया। तो क्या वो आदमी अपने कैपिटल से ज्यादा लॉस बियर करेगा? नहीं, कैपिटल से ज्यादा कभी लॉस बियर नहीं करेगा। तो इसका मतलब भाई साहब, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम कभी नेगेटिव नहीं दिखा सकते, जीरो दिखाना पड़ेगा इस वक्त। हड़बड़ी मत करो, बस सुनते रहो मेरा बात। तो अगर कोई पूछेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव हो सकता है, तो क्या आंसर होगा? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लॉस कैनॉट बी मोर देन
शेयर कैपिटल ऑफ माइनॉरिटी। रीजन क्या है? बिकॉज कंपनी में लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल। अब उसका शेयर कैपिटल से भी ज्यादा लॉस कैसे करवा दें? तो अगर ज्यादा लॉस है तो भैया बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो। फिर तुम्हारे मन में आएगा तो भैया ये जो एक्स्ट्रा 30 का लॉस हो गया ये क्या होगा? दिस लॉस विल बी बोर्न बाय होल्डिंग कंपनी। कौन बियर करेगा? हाँ, होल्डिंग कंपनी बियर करेगा। तो ये जो 30,000 का लॉस है, मेरा बात समझ रहा है? ये जो 30 का लॉस है कौन बियर करेगा? तो मैं यहां पर तुम्हारे लिखा, तुम जल्दी समझ। अगर तुम मेरे को बोलता माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/27 कितना है, तो मैं बोलूंगा जीरो है। और ये जो 30 है, इट इज द लॉस टू बी बोर्न बाय एच लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी ये लॉस बियर करेगा। तो मेरा बात समझा? तो मेरा बात समझा? भैया ये लॉस कब तक बियर करेगा? जब तक लॉस आ रहा है तब तक वो बियर करते जाएगा। अब फ्यूचर में मान ले प्रॉफिट आ गया। क्या गया? प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट आया पूरा माइनॉरिटी को पहले नहीं मिलेगा। पहले होल्डिंग कंपनी जितना लॉस बियर किया है ना उतना खुद टान लेगा माइनॉरिटी से। माइनॉरिटी का जो भी शेयर बनता है पहले माइनॉरिटी को नहीं देंगे, क्योंकि माइनॉरिटी का लॉस कौन बियर कर रहा है? होल्डिंग। तो होल्डिंग बोलता भाई तेरा पुराना पाप जितना हम धोए ना, पहले उतना प्रॉफिट मेरे तरफ भेजो। हाँ, वो लॉस नलीफाई हो गया, अब माइनॉरिटी को मिलेगा। मतलब अब समझ 31/12/28। इधर देख कितना है? 5 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। तो सुनना, मैं यहां पर लिखा देखो, शेयर इन प्रॉफिट। अभी थोड़ा बुद्धि लगाना। 5 लाख था, 5 लाख का 30% कितना होगा? 150 है। 3,50,000 क्या बोल रहे दीदी? 150। 70% नहीं यार, 30% है। अब ये 150 माइनॉरिटी का बनता है, किंतु माइनॉरिटी को पूरा 150 नहीं मिलेगा। पहले होल्डिंग कंपनी अपना लॉस एडजस्ट कराएगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिखा, देखो समझो जल्दी से। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। कितना लॉस था? 30। यहां से माइनस कर देंगे और यहां पर जाके 30 क्या करवा देंगे? प्लस करवा दिया। तो समझ रहा है? तो देख ये लॉस खत्म हो गया, अब होल्डिंग को कुछ लेना देना नहीं है। अब जो भी बचा 120 ये माइनॉरिटी का है। तो तुम बोलेगा दिस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/2028। क्या नहीं समझा कि समझ गया? पक्का? कॉन्फिडेंट? तो बस याद रखना माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉस वो शेयर कैपिटल से ज्यादा बियर नहीं करेगा। कंपनी तो यही बोलता है ना, कंपनी का ही रूल है। तो भैया ये लॉस कौन लेके जाएगा? होल्डिंग लेके जाएगा। फ्यूचर में कभी अगर प्रॉफिट आता है, पहले वो प्रॉफिट होल्डिंग का लॉस से एडजस्ट होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच जाता है तो माइनॉरिटी लेके जाएगा। अभी क्लियर हुआ? ये सारा बात मैंने नोट्स में लिखाया था। मेरा नोट्स कहाँ गया? एक सेकंड, मैं जरा नोट्स खोलता हूँ। मैंने नोट्स में लिखा तो था, नोट्स मिल तो गया मुझे। ये देख, मैंने एक हेडिंग लगाया, आपको नोट्स में मिल जाएगा। और इसका नाम क्या है? नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मैंने 2 लाइन लिखा, एक बार पढ़ लेते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 21, minority interest can never be negative because liability of shareholder is always limited to the extent of face value of share. Share capital जितना ही लॉस होगा। In case share of minority holder in losses of which company? Subsidiary company exceeds, loss ज्यादा हो जाए किससे? Their share in face value of capital, then excess portion of loss will be borne by whom? Holding company out of its own PL। वो अपना प्रॉफिट से एडजस्ट करवाए। इफ प्रॉफिट आर रिपोर्टेड बाय सब्सिडियरी इन फ्यूचर, सब्सिडियरी कंपनी में प्रॉफिट आ जाए आगे जाके, देन, मैंने 2 बार लिख दिया, देन एक ही बार होगा, देन होल्डिंग कंपनी विल रिवर्स इट्स एडजस्टेड लॉसेस। वो रिवर्स कर देगा विच वेर बोर्न ऑन बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी। वो एडजस्ट करवाएगा, उसके बाद माइनॉरिटी लेके जाएगा। मैंने लिख दिया है कि कहीं भूल जाओ तो एक बार पढ़ लेगा तो याद आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात समझ में है? तो एक सम करते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो आइए हमारा मिलके करेंगे एक छोटू सा सम। और ये सम है 8 था शायद नंबर। हाँ,
सम नंबर 8, और इस सम के ऊपर MRQ लिख के रखना। हमारे पास ये एक ही सम है, और ये सम आपको इंस्टीट्यूट के बुक में भी मिल जाएगा, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का एक ही सम है। अगर देगा तो यही देगा। मेरी बात समझ रहा है? अब फिगर चेंज कर दे, नाम चेंज कर दे, बाकी कुछ चेंज करने का है नहीं इसमें। और ये एग्जाम में कई बार दे देता है लोग, तो इसको छोड़ के जाने का कोशिश मत करना। देख, ज्यादातर अगर बड़ा सम देगा तो जैसा सम तुम लोग अभी तक कर रखा है वैसा सम आता है, किंतु कभी कभी छोटा सम भी देने का कोशिश करता है, तो ये दे देगा। और जनरली बच्चा लोग इजी सोच के इसको छोड़ के आता है, तो तुम उल्टा करना, इसको तुम छोड़ के मत जाना, इसके ऊपर MRQ लिख के रिवाइज करके जाना। अगर आप सारे बच्चे रेडी हो गए हैं तो कृपया मुझे बताइएगा। रेडी? चलो, क्या बोल रहा है देखो। A लिमिटेड अक्वायर्ड 70% इक्विटी शेयर ऑफ B लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 10। तो 1 जनवरी कौन सा डेट है? डेट ऑफ एक्विजिशन। एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख। तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का है? 10 लाख। होल्डिंग का शेयर अगर 70 है तो माइनॉरिटी का 30 है। कोई डाउट? When B Limited had equity share capital rupees 10 lakh and reserve and surplus 80,000। ये तो समझ रहा है? ये शेयर कैपिटल कौन से तारीख का है? शेयर कैपिटल कौन से तारीख का है? डेट ऑफ एक्विजिशन। और ये रिजर्व भी कौन से दिन का है? डेट ऑफ एक्विजिशन। मैं एक बात बोलूं, तुम समझेगा? ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये मेरा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का है। समझ में आ रहा है? फिर बोलता है बोथ द कंपनीज फॉलोज कैलेंडर ईयर एज पर अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब ईयर एंड कब है इसका? दिसंबर। हाँ तो ठीक है भाई, क्या क्या तकलीफ है तुमको? तकलीफ है क्या? नहीं। इन 4 कंसेक्यूटिव ईयर। ए सुना, ये कौन सा ईयर चालू हुआ है? 2010। 4 कंसेक्यूटिव मतलब पहला ईयर एंड कब होगा? 31/12/10। अगला ईयर एंड कब होगा? 31/12/11। और अगला ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 12। ये तो समझ रहा है ना? और एक साल है, 4 बोला है ना? 31/12/13। क्या हुआ भाई साहब? बोलता है बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली, बहुत खराब अवस्था हुआ है, एंड सफर्ड लॉसेस। उनको लॉस हो गया 250, 4 लाख, 5 लाख, 120। अच्छा, पहले साल 250 का लॉस हुआ, अगले साल 4 लाख का लॉस हो गया, अगले साल 5 लाख का लॉस हो गया, और अगले साल 120 का लॉस हो गया। ये तो समझ रहा है ना? मतलब शेयर खरीदते अपसगुन हो गया। पहले शायद प्रॉफिट दे रहा था और अचानक से लॉस मेकिंग बन गया। हाँ तो ठीक है, बनने तो हमको क्या है। फिर बोलता है देयर आफ्टर इन 2014 बी लिमिटेड एक्सपीरियंस टर्न अराउंड। बोला फिर अगले साल समय का पहिया फिर से बदला। टर्न अराउंड, समझ रहा है ना? समय का पहिया फिर से बदला, एंड रजिस्टर्ड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000। मतलब 2014 के एंड में 31/12/14 इनके घर में प्रॉफिट आ गया कितने रुपए का? 50,000। 50। इन द नेक्स्ट 2 years, दैट इज 59/16। मतलब 31/12/15 और 31/12/16 का बात कर रहा है। हाँ क्या हुआ भाई? बी लिमिटेड रिकॉर्डेड एनुअल प्रॉफिट 1 लाख एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। अगले साल फिर से 1 लाख का प्रॉफिट, अगले साल फिर से 150। मतलब हर साल 50,000 का प्रॉफिट बढ़ते गया। दिखाई दे रहा है? अच्छा, हाँ तो मैं क्या करूं? बोलता है शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ। तो ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब दिखा दूंगा। किंतु बोलता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलता है ईच ईयर का बनाओ। तो हर साल का अलग अलग होगा क्या? तो एक बार बनाएंगे हर साल का, वही है। अरे बोलना, समझ रहा है ना मेरा बात कि नहीं समझ रहा? एकदम भी समझ रहा है ना? अच्छा, तो भाई साहब मैं लिखना शुरू करता हूं। मैं लिखना शुरू करूं? पहले क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बना ले। एक ही तो बनाना है, झंझट खत्म करो। तो लिखो कैलकू, नहीं कैलकू नहीं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और अगर ये
बनाने के लिए तुमको मेरा हेल्प चाहिए तो चुल्लू भर पानी मेरे से आके लेके जाना, और फिर क्या करना है तुमको पता ही है। क्या पी लेगा? डूब मारना, हाँ, तुमको पता ही है, देख ये सब चीज। ए मुन्ना जल्दी बता, पहले क्या लिखते हैं बता। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ, सब्सिडियरी का नाम क्या है? बी। ए बी नाम है ना, बी लिमिटेड। कितना था? 10 लाख, आई मीन लाख। ये कहाँ दिया है? अरे गधेड़ा, यही तो दिया है। ए लिमिटेड acquired 70% equity share of beyond 1st January at a cost of 10 लाख, वही तो लिखा है मैंने, समझा ना? अब इससे माइनस करना होता है, जानते हो क्या? पहला शेयर इन कैपिटल आएगा। ए ठीक बोल रहा हूँ ना? इधर देखो, इसका कैपिटल यहाँ पर है। कैपिटल कितना है? 10 लाख का। तो आइए ना, लिखिए ना 10 लाख। इसमें होल्डिंग का शेयर कितना परसेंट? 70%। कितना हो जाएगा? 7 लाख। और एक चीज माइनस होगा, शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन मतलब प्रॉफिट अर्नड टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये लोग दे रखा है डेट ऑफ एक्विजिशन तक का प्रॉफिट। देख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था उस दिन? 80। तो भाई साहब इसका 80,000 में 70% शेयर है, दैट इज 56,000। अब समझे? ए समझा क्या? हाँ। तो इट इज टन 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 है, -756। ए पॉजिटिव फिगर आ रहा है 244। तो इसको तुम क्या बोलेगा, गुडविल की कैपिटल रिजर्व? ये कौन से साल का गुडविल है? हर साल का। इसका थोड़ी ना कोई अलग अलग होता है। समझ गया ना मेरा बात बेटा? क्लियर है ना? हाँ बोल। हाँ, क्योंकि कुछ चेंज नहीं होता था इसीलिए वही ले लेते थे। मैंने बात समझा? अब अभी अगर चेंज होगा तो वो ले लेना। मैं हाँ, वही दिया है ना, तो इसका मतलब और कोई चेंज नहीं हो रहा है। कुछ चेंज बोला है? बोला है तो फिर तुम ले ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज कुछ बोला है आगे जाके तो तुम चेंज कर, वो तो हो गई, ऑब्वियस सा बात है। समझ गया ना? हम्म। एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो हो गया, फिर क्या बनाना है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन ऑफ क्या? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जल्दी, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलें? क्या बोलती पब्लिक? मैं ना अपना आदत बताता हूं, मैं 2 कॉलम बनाता हूं हमेशा। एक तो माइनॉरिटी का बनेगा, और एक होल्डिंग का हिसाब भी रखना पड़ेगा ना, कि वो कितना लॉस बियर करेगा, कितना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बना दिया एम आई, और एक में लिखा ए लिमिटेड। तुम समझ गया? एम आई बोले तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल्डिंग, क्योंकि होल्डिंग का नाम ही ए लिमिटेड था सब में। आप समझ रहे हैं कि फिर से रिपीट करूं बात? समझ रहे हैं? पहले एक काम करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का। और डेट ऑफ एक्विजिशन का तारीख याद है? 1 जनवरी 2010 है, 2010। पहले लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, मुझे पता आपको तकलीफ होगा फिर भी मैं लिखूंगा शेयर इन कैपिटल। कैपिटल था 10 लाख का, जरा चेक करो। 70% अगर होल्डिंग का है तो 30%, यानी 3 लाख माइनॉरिटी का है। बोल हाँ। 1110 को मैं एक वर्ड लिखा, फिर से जल्दी समझ लो। शेयर इन, इसको प्री में भी मिलता है ना शेयर, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तुम लोग ऊपर लिखा था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 80,000 है। होल्डिंग का अगर 70 है तो माइनॉरिटी का 30% होगा, दैट इज कितना? 24,000। तो इसको टोटल करेगा तो आ जाएगा 3,24,000। और ये क्या है? तो मैं बोलूंगा इट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1/1/2010। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई शक, कोई तकलीफ, कोई डाउट, तो जल्दी से पूछ लो, मैं कोशिश करूंगा बताने का।
कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल दिया तुम लोग, सच्ची भरोसा नहीं हो रहा, बोला मत कीजिए, मेरा क्या जाता है। अच्छा, अब एक एक साल बाद का प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट करते रहे। तो फर्स्ट है ईयर के एंड 2010 में 250 का लॉस आया है, तो मैं तारीख लिखा 31/12/2010, और मैं लिख दिया शेयर इन लॉसेस। अपना लॉसेस कितना है, 2,50,000। इसमें माइनॉरिटी का शेयर 30%, ये कितना होगा रे, 75,000। ये हमको नहीं पता, देख ले 75 आ रहा है क्या। तो ये लॉस है तो माइनस हो जाएगा ना। हाँ, तो माइनस हो गया, कितना बचेगा, 2,49,000। और कोई पूछेगा क्या है, तो मैं बोलूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/2010। प्रेजेंटेशन समझ आ रहा है, मैं जो एग्जांपल दिखाया था उससे रिलेट कर पा रहे हो। यहां तक सारे बच्चे पहुंच गए ना। अच्छा, 10 के बाद एक 31/12/11 को फिर से 4 लाख का लॉस है, तो तारीख पे तारीख 31/12/2011, फिर से लिख दिया शेयर इन, किसमें है, लॉसेस। कितने का लॉस है, 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, 4 या 12, 12 मतलब 1,20,000 का फिर से लॉस हो गया। जब तक फिगर पॉजिटिव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 129 बचा। हाँ, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/2011। यहां तक एकदम हौले हौले लिखा, हौले हौले। तुमको कोई तकलीफ है हौले हौले में, हौले हौले में? हाँ बोलिए ना। एग्जाम है नहीं, फुल। यहां तक ठीक है। 11 तक सब कोई पहुंचा ना, कि वेट करूं किसके लिए। हड़बड़ी नहीं करना, बस मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, मेरे साथ साथ अगर चल पाया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, 11 के बाद इधर देखो, 12 में 5 लाख का क्या है, लॉस है। तो मैं आया 31/12/12 लॉस है, तो मैं लिखा शेयर इन लॉसेस। कितने रुपए का लॉस था, 5 लाख। 5 लाख का 30% होगा, हाँ, 1,50,000। 350 नहीं है ना, नहीं, थोड़ा देर पहले आपने 5 लाख का 30% 350 बोला था। हाँ हाँ, वो तो बहुत कुछ आएगा आपको अभी। 150, बट ओ माई गुडनेस, 21 नेगेटिव। तो हम तो नेगेटिव लिख नहीं सकते, हम तो बोलेंगे भैया मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो नील ही है। ये मेरा बात समझ रहा है ना। और जो 21,000 है ना, मैं बगल वाले कॉलम में इस साइड लिखा हूं, देख 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 कैसे लिखा, समझ गया। यहां लिख दिया 21, और मैं इसके बगल में लिख दिया इट इज लॉस टू बी बोर्न बाय ए लिमिटेड। इस साल का लॉस, तुम समझ रहे हैं ना। हाँ जी, लिखना लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तुम्हारे हाथ में। समझ में आया यहां तक। अब अगले साल चला जाए, 31/12/2013। थोड़ा हड़बड़ाइएगा मत। 13 में लॉस है 1,20,000 का, तो वापस तुम लिखेगा शेयर इन लॉसेस। 1,20,000 में माइनॉरिटी का शेयर 36,000, तो ये लॉस भी कौन बियर कर लेगा। तुम समझ रहे हैं मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो भाई साहब यहाँ पर 36,000, अगर तुम हमसे टोटल करवाएगा तो मैं फिर से बोलूंगा नील, क्योंकि 36 वापस पड़ोसी के कॉलम में जाएगा। तो मैं लिख दिया लॉस टू बी बोर्न बाई, कौन बियर कर रही है, ए लिमिटेड। और ये वाला फिगर छूट गया मेरे से, दिस इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12
ये कौन सा ईयर है? 13। अच्छा, इसका पहला वाला साल का भी छोड़ दिए थे हम, वो भी लिख लेना। तो हम पहला वाला साल छोड़ दिए थे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12, 12 भी जीरो था। तुम समझ रहे हैं ना? वरना मैंने ये वाला छूट गया था मेरे से, ये वाला लिख लेना ना प्लीज। ये नील आया था, मैं जीरो यहाँ पर लिख के छोड़ दिया था। तो 12 में ये है, 13 में ये है, समझ गया ना? अच्छा, अगर मैं पूछूं आज के दिन टोटल ए कितना लॉस बियर कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? 57। तो मैं एक लाइन और लिख दिया, टोटल लॉस बोर्न बाय ए टिल, ये कितना तारीख तक? 31/12, 13 तक इतना लॉस बियर कर लिया। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं बोला भाई पहले साल 21, अगले साल 36, टोटल आज तक कितने का लॉस हो गया? 57। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, 57 का लॉस चल रहा है अभी। अब समय का पहिया पलट रहा है। अरे ये 2014 है, हाँ। इसी साल तो समय का पहिया पलटा था अपने देश के लिए। हाँ? हम्म। क्या 15 में हुआ था? 17? अब अच्छा था कि खराब था ये मत पूछना। अच्छे दिन आएंगे बोले थे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। कितना साल हो गया? हाथ से काउंटिंग गिर जा रहा है। 13 साल हो गया ऑलमोस्ट। 13 साल हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम बोला 13 साल हुआ, अच्छे दिन आए नहीं अभी तक। 13-14 साल हो गया। तुम समझ रहा है? मतलब राम जी का वनवास खत्म हो गया 14 साल में। इनका इनका अच्छे दिन अभी तक आया नहीं है। तुम लोग उसी में मर जाओ। करियर तुम्हारा सेट है ना? तुम्हारा फ्यूचर सेट है तुम्हारे देश में? सेट है? तो क्या कर लिया? बस। ज्यादा क्या नहीं, जब यही नहीं है तो बाकी सब फालतू है। हम तो इतना ही जानते हैं। अगर मेरा देश का यूथ का अगर फ्यूचर खतरे में है, सो दैट मीन्स यू आर नॉट स्टेबल, यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। ठीक है ना? डेटा पढ़ो, डेटा। ये सब वो तुम लोग वो व्हाट्सएप और वो रील देखने वाला बच्चा लोग है ना, तो तुम लोग को एक्चुअलिटी लाइफ का नहीं पता है। वो दीदी बोले भैया छोड़िए, आप इधर आइए, 50 प्रॉफिट है। छोड़िए, अभी आप आगे बोलेंगे, अब मेरे को तकलीफ होगा। चलिए, शेयर इन प्रॉफिट। बट थोड़ा सावधान। ये जो 50,000 था, इसमें 30% माइनॉरिटी का शेयर है। समझ रहा है ना मेरा बात? यानी कितना? 15,000। किंतु क्या ये 15,000 माइनॉरिटी को अभी मिलेगा? नहीं, पहले होल्डिंग कंपनी 57 का लॉस एडजस्ट करवाएगा। तो अभी तो सिर्फ 15 है प्रॉफिट, तो 15 एडजस्ट कर लो। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एडजस्टमेंट ऑफ लॉस बाय ए लिमिटेड। तो यहां से देख, मैंने यहां से 15 हटाया और पड़ोसी के कॉलम में डाल दिया 15। देख प्रेजेंटेशन समझ। मतलब मैं ऐसा प्रेजेंटेशन करना चाहता हूं कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि क्या हुआ है पूरे चार्ट में। तू मेरा बात समझ गया ना? तो अभी तुम देखेगा यहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया है? नील। ये देखो बड़ा आदमी। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/14 पूछेगा तुम मेरे से, मैं बोलूंगा नील। तुम लोग समझ रहे हैं ना? और ये कितना बच रहा है? तुम्हारा फेवरेट फिगर आ गया, 420, आई मीन 42,000। जो इच्छा कर लेना। हम ऐसे लिख रहे हैं, तुमको तकलीफ क्या? नहीं समझ में आ रहा है? इंग्लिश पढ़ना आता है तो बस लिखो। ये क्या है? दिस इज द टोटल लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड टिल कब तक? 31/12/14। मतलब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कभी समझा नहीं है ना तुम आज तक जिंदगी में? जो इमटेरियल फैक्टर है उसको लेकर हम लोग बात ही नहीं करते। जो देखेगा वही तो सीखेगा तुम।
देश में तुम देख ही रहे है, दुनिया में देख ही रहे, इमटेरियल बात को लेके बात चल रहा है। ए हुआ यहाँ तक मुन्ना? सारा बच्चा लोग समझा? समझा फिर? श्योर 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 श्योर। तो ठीक है भैया, इसके बाद अगला साल में चलो फिर। 31/12/2015 फिर से आएगा शेयर इन प्रॉफिट। सुना, प्रॉफिट देख इधर कितना था मेरा, 1 लाख। तो वापस से 1 लाख का आप 30% करोगे तो कितना आ रहा है, 30। पर लॉस तो एक है, माथा में 42 है। तो ये 30 अभी माइनॉरिटी को मिल पाएगा? नहीं। तो क्या लिखूं मैं? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस बाय ए लिमिटेड। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। 30 का शेयर बनता है, इसमें से 30 यहां से उठाया और पटक दिया बाजू वाले के कॉलम में, जा एडजस्ट कर ले। समझा? कितना सुंदर से डिजाइन बनाए हैं, बुक बुक में भी ऐसा डिजाइन नहीं मिलेगा। नील, ये नील आ गया ना? तो ये जो नील है इसको क्या बोले हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/15। और बाहर के कॉलम में अभी भी कितना पड़ा हुआ है भाई? 12,000। लिख रहा है? अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/15, ठीक है। अभी ये कितना आ रहा है, ये 12। ये 12 में क्या लिखे, कुछ लाइन तो बोल। टोटल लॉस बोर्न बाय ए लिमिटेड टिल 31/12/2015, ठीक है। अच्छा, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना मेरे से? तो मैं जानबूझ के थोड़ा सा गियर को स्लो कर दिया, क्योंकि लिखना पड़ रहा है ना, तुम लोग को देखना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है थोड़ा ज्यादा। मत करके जाना जैसे बाकी लोग करता है। मत कर, सब छोड़ दे, कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये 8 नंबर का है वैसा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर खोल के देखो, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तभी भी जल्दी होगा ना बाकी सम से, तो प्रॉपर बड़ा सम से। किंतु बच्चा लोग करके नहीं जाता, समझता ही नहीं आधा बच्चा, तो तकलीफ में आ जाता है फिर। छोड़ो, अपने लोग को वहां नहीं जाना है। अभी अपने चलते हैं, लास्ट ईयर दिया हुआ है 31/12/2016। फिर से है शेयर इन प्रॉफिट आएगा, बट थोड़ा सा देख लें फिगर कितना था, 1,50,000। तो ये 1,50,000 था, इसमें से 30% 45,000 आता शेयर हिसाब से, तो तुम समझ रहा है। किंतु लॉस तो अभी भी एक का है, कितना है, 12,000। तो पूरा एडजस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, हम यहां से 12,000 निकाल के बाजू वाले के कॉलम में डाल दिए। तुम समझ रहे हैं ना? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट अभी भी कितना बच रहा है? हाँ, तो आ गया ना, देखो 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 देखो, वो आ गया। देखो वो आ गया। तुम समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है अभी भी? तो एम आई पॉजिटिव आ गया, देखो अब लिख सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 31/12/2016। और इसका लॉस यहीं खत्म हो गया, तो आगे लिखने का जरूरत नहीं है। लॉस एडजस्ट करवा दिए पूरा। देखो पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया, जरा देख लो। इसीलिए तो करवा रहे हैं। बोलो कैसा लगा सम? बढ़िया सम है। देखो आज के दिन में आएगा तो मेरे को नहीं लगता 8 नंबर का देना चाहिए, मगर 6 नंबर तक का तो दे देगा। और अगर 6 नंबर का भी दे रहा है तो मेरे हिसाब से इजी पिकिंग्स है। मतलब इसको छोड़ने का नहीं, इस पर लपक के ये सबको सॉल्व करने का है। वैसे ये वाला समझो कराए, हाथ से एक बार लिख के और सॉल्व कर लेना, क्योंकि एक बार और कर लेगा ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसके बाद क्या लिखना है। नहीं तो क्या है ना, फिर सब सोचेगा तो हाथ थोड़ा कांप सकता है। इतना ही है। ठीक है, बात करें?
आज फिर से वही, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, थोड़ा बचा है, पर मैं स्टार्ट करता हूँ अगला कॉन्सेप्ट। उसका संवम भले ही अगले दिन करेंगे, पर आज थोड़ा समझाना चाहता हूँ। रेडी हैं सारे बच्चे? ठीक है। तो बात ऐसा है, अगला जो कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना है वो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। कंसोलिडेट बैलेंस शीट बना दिया, ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लिया। अब मेरे को अगला आइटम बनाना था कंसोलिडेट पीएल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हमें बैलेंस शीट और पीएल दोनों करना है। और भी बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू अकाउंट्स, मगर वो एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो कंसोलिडेट पीएल बनेगा कैसे? तो आपको क्या करेगा, लोग होल्डिंग का आपको पीएल दे देगा और सब्सिडियरी का भी पीएल दे देगा। ऑब्वियसली शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में आपको बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड। करना कुछ नहीं है, पता क्या करना है, लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम को जोड़ के लिखना है बस। क्या बोला, सुना नहीं तुम? लाइन बाय लाइन आइटम बाय आइटम को बस जोड़ के लिखना और काम खत्म। मतलब तुम कंसोलिडेट पीएल बना रहा है, अब मान ले ऐसे लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड, तुम लोग साथ साथ लिखेगा कि एक बार लिख लेना थोड़ा सा। तुम लोग को पीएल का फॉर्मेट आता है? किया है क्या? शेड्यूल 3 का पीएल कभी लिखा नहीं है ना मेरे साथ? मेरे साथ नहीं लिखा कभी ना, कोई बात नहीं, एक बार लिख ले। ए लिख ले, नहीं लिखा है तो मुन्ना एक बार लिख ले, आगे लिखा जाएगा फिर कभी ना कभी। हम्म, स्टार्ट करें। देख, सबसे पहले आता है इनकम। इनकम में सबसे पहले आप लिखोगे हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया ये क्या है? अरे कुछ नहीं है रे, ये इसमें सेल लिखा जाता है। ये क्या लिखा जाता है? तो तू जब कंसोलिडेट करेगा तो किसका सेल लिखेगा? होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी दोनों को जोड़ के यहां लिख देना। नहीं समझा बात? अब इसके बाद एक हेड आता है जिसका नाम है अदर इनकम। ये क्या हेड बोला? मतलब सेल को छोड़ के अगर कोई भी और इनकम है तो यहां पर लिख देना। कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तुम समझ रहे हो मेरा बात, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो सेल छोड़ के कोई भी इनकम अगर है तो कहां ठूस देना? अदर इनकम। और तुम बस कुछ नहीं करना, कंसोलिडेशन में क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिख देना, एच प्लस एस का फिगर जोड़ के यहां पर लिख देना। तुम समझ रहा है? बस ये हो गया, इनकम साइज खत्म। इसको नाम दे दिया मैंने टोटल ए। ये इनकम का टोटल हो गया। अब फिर लिखना पड़ता है आपको एक्सपेंसेस। क्या लिखना पड़ता है भाई साहब? एक्सपेंसेस। घबराइएगा नहीं, पीएल का डिटेल चर्चा कंपनी फाइनल अकाउंट्स में होता है, ठीक है ना? तो अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है? तो भैया एक्सपेंस बताइए। बोलता है एक्सपेंस में सबसे पहले आता है, किसी को पता है क्या आता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं है? तीन तरह का मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स। हम लोग कंज्यूम किसको करते हैं? रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके क्या बनाया जाता है? फिनिश गुड्स। तो कंज्यूम होता है रॉ मटेरियल का। तो जब मैं यहाँ पर कंज्यूम बोल रहा हूँ, कंज्यूम का फिगर कैसे निकालते हैं? तो लोग कॉस्टिंग वॉस्टिंग किया ही है शायद। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। और अगर कोई प्रोडक्शन कॉस्ट खर्चा हुआ है वो भी जोड़ देना इसके साथ। क्या जोड़ देना? तो ठीक है, इजी है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आता है। अगर कभी कोई प्रोडक्शन करने का खर्चा दे दिया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, मतलब फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल यूज होता है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसमें जोड़ दिया जाता है। तो अगर होगा तो कुछ नहीं, तुमको क्या करना है, एच प्लस एस जोड़ जोड़ के लिखना है। इसके बाद आ गया आपके पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ए परचेज ऑफ क्या बोला?
स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा देख एक बात समझाऊं तो समझ जाएगा तो अच्छा होगा। ये वाला हेड सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए आ सकता है। क्यों बोलते हो? वैसे कोई पूछेगा नहीं कभी एग्जाम में, ये तुम्हारे कॉमन सेंस का बात कर रहा हूं। ये जो आइटम है ये सब कहां सकता है? मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल कौन रखेगा? मैन्युफैक्चरर। तुम समझ रहा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ना ही रॉ मटेरियल, ना ही डब्ल्यूआईपी, ना ही फिनिश गुड्स। तो ट्रेडर के पास जो माल होता है जो खरीद बिक्री के लिए, उसको बोला जाता है स्टॉक इन ट्रेड। क्या बोला जाता है उसको? स्टॉक इन ट्रेड। तो जो भी चीज अगर ट्रेडर खरीदा होगा, परचेज, जिसको बचपन से आप परचेज परचेज चिल्ला रहे हैं, वो यहां पर लिख देना। समझ गया? स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज हो गया, परचेज। ये क्या हो गया भाई साहब? परचेज। इसके बाद आता है तीसरा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एक क्या बोला मैंने? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। ठीक है ना? नहीं नहीं, वो ठीक बोली इस बार। हमेशा याद रखिएगा यहां पर, जब भी आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखिएगा। फिगर पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख दीजिएगा, और नेगेटिव आए तो नेगेटिव लिख दीजिएगा। कहीं नेगेटिव आ रहा है तो यहां से उठा के इनकम साइड में मत लिख दीजिएगा। बहुत बुद्धिमान आदमी लोग को मैंने ऐसे करते हुए देखा है। बोला सर इस साइड में नेगेटिव है तो उल्टा साइड में लिख दीजिए जाके। ऐसा मत करना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देना। ठीक है? अच्छा, यहां पर जब मैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा हूं, ये किसका आता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पता है? ये किसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बताऊं? डब्ल्यूआईपी का आ सकता है, फिनिश गुड्स का आ सकता है, और स्टॉक इन ट्रेड का आ सकता है। रॉ मटेरियल का नहीं आ सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल का तो यही एडजस्ट हो जाता है। पर आप घबराएं नहीं, इतना डिटेल्स आपको ये सब देगा नहीं। मैं फाइनल अकाउंट्स में डिटेल बात करूंगा, बट निकल जाता है ना जब पीएल देखते ही ना, ये सब बात निकलना चालू हो जाता है मुंह से। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद अगला हेडिंग आता है जिसको हम लोग लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। जल्दी लिख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। भैया ये क्या है? नाम तो लिखा है एम्प्लॉय बेनिफिट। अरे बाबा, इसमें सैलरीज और वेजेस लिखा जाता है। तुम्हारा वर्कर और एम्प्लॉइज को तुम जो भी पेमेंट करता है, चाहे वो सैलरीज हो चाहे वेजेस हो, वो इस हेड में दिखाया जाता है। क्या रे, बोलना समझा? अच्छा, फिर आता है फिनेंस कॉस्ट। एक कौन सा कॉस्ट बोला? अरे कुछ नहीं, इंटरेस्ट का एक्सपेंस। जो भी आप इंटरेस्ट का खर्चा करते हैं ना, वो यहां पर आएगा, इंटरेस्ट रिलेटेड आइटम। समझा ना? फिर आता है डेप्रीसिएशन एंड amortization। तो ये डेप्रिशिएशन amortization इस हेड में आ जाएगा। तुम समझ गया ना? अच्छा भाई, तो मैं बोलना भूल गया बार बार, ये H प्लस एस करके आइटम लिखोगे, H प्लस एस। तुम समझ रहे मेरा बात? होल्डिंग एंड सब्सिडियरी मिला मिला के, कंसोलिडेशन मतलब दोनों को लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम क्या करते जाओ, जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। एक क्या करते जाओ? जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, जोड़ जोड़ के लिखते जाओ, जोड़ जोड़ के लिखते जाओ। समझ गया? अच्छा, लास्ट में आता है फिर अदर एक्सपेंसेस। बोला इसके अलावा और कोई भी खर्चा अगर बच गया तो कौन से हेड में डाल देना? अदर एक्सपेंस में डाल देना। नहीं, मैंने खर्चा बोला, खर्चा मुन्ना। फिनेंस कॉस्ट का मतलब अभी बोला मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर भूल गए तो यहां लिख के रख लीजिए बेटा, यहां आता है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है? एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है सैलरीज एंड वेजेस, और ऊपर जितना भी आइटम लिखा है उसको छोड़ के कुछ बच जाए तो कहां ठूस देना? अदर एक्सपेंसेस में। भैया एग्जांपल देंगे? रेंट पेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वही एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ये सारा चीज आ जाएगा। कभी कोई बैड डेट हुआ, यहाँ आ जाएगा। तुम समझ रहे मेरा बात? ये सब यहाँ लिख देना। नहीं नहीं, वो एएस पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये जो आया मुन्ना, टोटल बी, हर जगह मैं छू नहीं सकता ना, करंट लग सकता है। अभी मैं बोल दूंगा, कल को फिर आप मेरे को बोले आप तो बोले थे हाँ ऐसे होता है, हाँ आज आज आप बात पलट रहे हैं, तो इसीलिए हम आपके सवाल का जवाब देंगे नहीं। ठीक है? टाइम पे सब मिलेगा। ये यहां तक हो गया। अब अपने लोग, तुम खुद बुद्धि लगा। मेरे पास यहां पर है इनकम का टोटल, और यहां पर है मेरे पास एक्सपेंस का टोटल।
इनकम माइनस एक्सपेंस क्या आएगा? प्रॉफिट। बट इसको हम नेट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो एक बार आप यहां पर मेरे लिए लिख के रखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर किसी को डिटेल पीएल का फॉर्मेट आता है तो मेरे साथ अभी बदतमीजी ना करें कि नहीं भैया इसको प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम बोलते हैं, ऐसा बात मत करना, अभी वो सब चर्चा का बात नहीं है। जब आएगा मैं पूरा डिटेल में खुद चर्चा करूंगा, अभी आपके लिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ए माइनस बी कर देना तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब बिफोर टैक्स है तो फिर टैक्स हटाना पड़ेगा यहां से, और इसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या बोलते हैं इसको? सुना होगा ये नाम कभी। बहुत जन इसे करंट टैक्स भी बोल देते हैं, इस साल का टैक्स। अरे इस साल का प्रॉफिट पे टैक्स देंगे तो इस साल का टैक्स यहां से माइनस कर दिया जाएगा। अब ये जो फिगर आ गया, तुम इसको चलो तुम बोलना चाहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तुम ये बोल सकता है। तुम इसको बोलना चाहता है नेट प्रॉफिट, तुम ये भी बोल सकता है। तुम इसको बोलना चाहता है करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये भी बोल सकता है। तुम समझा ना मेरा बात? हाँ, तुम बचपन वाला वर्ड नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट एक्चुअली तुम्हारा इस साल का। मेरा बात समझा? पीएल यहां खत्म हो जाता है, मेरा इस साल का प्रॉफिट आ गया। किंतु एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन करना। एप्रोप्रिएशन करना मतलब प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट को बांटना। अच्छा बाय द वे, अभी मैं ये जो पीएल बनाया हूं ये कौन सा है? कंसोलिडेट पीएल है। मेरा क्वेश्चन है, ये जो नेट प्रॉफिट आया किसका प्रॉफिट है? होल्डिंग का कि सब्सिडियरी का कि दोनों मिला के? दोनों मिला के है। तुम समझ रहे हैं ना? अब इसके बाद कुछ लिखेगा नहीं, अभी पहले मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं अब आपको समझाने वाला हूं एप्रोप्रिएशन कैसे होता है। एप्रोप्रिएशन। अब मेरे को मत बोलना कि भैया एप्रोप्रिएशन रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में दिखाते हैं, मेरे को पता है दिखाते हैं, पर अभी जितना तुम्हारे इस चैप्टर के लिए काम किया बस मैं उतना ही चर्चा करना चाहता हूं। मेरे बात समझ रहा है? एप्रोप्रिएशन में क्या है, तुम एक्चुअली तुम्हारा पूरा पीएल का प्रॉफिट का क्या हुआ, मतलब कितना रुपया था, कितना इस साल कमाया, कितना प्रॉफिट में से चला गया और कितना बच गया, ये हिसाब दिखाते हैं। मैं फिर से बोला, कितना रुपया पहले से था, कितना नया प्रॉफिट आया, कितना चला गया और कितना बच गया, ये दिखाया जाता है एप्रोप्रिएशन में। पहले के टाइम पे जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे ना, इसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता था। क्या बनता था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर एक बच्चा बोलेगा भैया हम तो पार्टनरशिप में किए हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, हाँ तो तुम पार्टनरशिप में अभी भी चलता है, किंतु कंपनी में अब अकाउंट नहीं चलता है। अब ऐसे स्टेटमेंट फॉर्मेट दिखाना पड़ता है, और स्टेटमेंट एक्चुअली जो मैं आपको अभी पीएल के नीचे बना के दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली जब फाइनल अकाउंट्स वगैरह करेंगे तो यही पार्ट को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? पर अभी रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग बनाने का कोई जरूरत नहीं है, कंसोलिडेशन में इसके नीचे ही दिखाना पड़ेगा तुमको एप्रोप्रिएशन। कुछ नहीं है, देख मैं समझाता हूं। सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस इन पीएल। के क्या लेगा? ओपनिंग बैलेंस पीएल का। बाय द वे तुम अभी क्या बना रहे पता है ना? कंसोलिडेटेड। तो जब मैं बोला ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, किसका? एच का कि एस का कि दोनों का? हाँ दोनों का लेगा। तुम समझा मेरा बात? अब इसके साथ तुम जोड़ देगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट। अब तुम इसको नेट प्रॉफिट बोल, चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल, चाहे तुम करेंट ईयर्स प्रॉफिट बोल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम ये नेट प्रॉफिट जोड़ देना। ये कहां से मिलेगा? यहां से, ये वाला मतलब ऐसे रफ में समझ। मान ले मेरे पास पीएल का पहले से 1 लाख का बैलेंस बचा हुआ था, और इस साल हमने कमा लिया 5 लाख रुपए। तुम समझ रहा है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं मेरे पास आज के दिन में कितना प्रॉफिट है बांटने को? 6 लाख का खर्चा कर सकता हूं, आई मीन बांट सकता हूं प्रॉफिट। बांटना है, खर्चा नहीं करना है। क्या करना है? बांटना है। अब प्रॉफिट में दो जगह हटाया जाता है, या तो प्रॉफिट से हम रिजर्व बना के फ्यूचर के लिए उठा के रख लेंगे प्रॉफिट, या तो बांट के खत्म करेंगे। तो मान ले हम लोग डिसाइड कि हम लोग रिजर्व बनाएंगे। भाई कितना का बनाएंगे? 2 लाख रुपए का रिजर्व बनाएंगे। तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर कोई ट्रांसफर टू रिजर्व बोल रहा है तो यहां से वो हटा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोला 2 लाख का जनरल रिजर्व बनाएंगे, तो यहां से हट जाएगा, जनरल रिजर्व में जाके जुड़ जाएगा। तो समझ रहा है? और अगर हम लोग कोई भी डिविडेंड दे रहे हैं तो प्रॉफिट से ही ना दे रहे होंगे, तो भैया वो डिविडेंड भी यहां से हटाया जाएगा। क्या बोला?
डिविडेंड। तो डिविडेंड जो भी अपना डिविडेंड पे करते हैं वो यहीं से आता है। मान ले फॉर एग्जांपल 1 लाख का डिविडेंड है, ये कितने का? 1 लाख का, तो यहां से माइनस कर देना। ये तो समझ रहा है मेरा बात? अब ये माइनस करने के बाद अपने पास जरा सोचो, ए यार क्या कर रहे हैं हम, एक बैलेंस बचेगा। जैसे इसमें देखना, मेरे पास 6 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख गया, 1 लाख गया, 3 लाख गया, तो कितना बचेगा? 3 लाख और बचेगा। अब इस प्रॉफिट का तुम क्या करोगे? ये क्या है? अरे ये पीएल का क्लोजिंग बैलेंस है। कोई पूछेगा ये क्या है तो क्या बोल सकते हो? पीएल का क्लोजिंग बैलेंस। और पीएल का क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखाओगे? कभी देखो पीएल का बैलेंस कहीं पर पड़े हुए कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बैलेंस शीट में यार। लाइब्रेरी साइड में दिखाते हैं ना, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। तो इसको स्टाइल से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे, टू बी कैरेट टू बैलेंस शीट। ये मेरा बात समझा? टू बी कैरेट टू बैलेंस शीट, बस बैलेंस शीट में जाता है। इतना करने से ये हो गया एप्रोप्रिएशन सेक्शन, नॉर्मल। हाँ भैया क्या बोले? ये क्या हुआ बोल नॉर्मल? हाँ तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा, तुम कभी कभी फाइनल अकाउंट्स बनाएगा ना, इतना ही है। किंतु अभी हम लोग कर रहे हैं कंसोलिडेटेड। क्या कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा एक बात बता, ये जो तुम प्रॉफिट लिखा है ये किसका प्रॉफिट है? मेरा क्वेश्चन, ये होल्डिंग का प्रॉफिट है कि सब्सिडियरी का प्रॉफिट है? होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। तुमने जो नेट प्रॉफिट लिखा किसका? ये भी तो होल्डिंग सब्सिडी जोड़ के ही लिखा है। तो ये जो टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास 6 लाख है, ये किसका है? होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। सुना, और तुम बना क्या रहा पता है ना? सीपीएल। मेरा पीएल, सीपीएल, उसमें टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा मैं कौन? होल्डिंग। उसका सारा प्रॉफिट सीपीएल में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। किंतु मैं तुम्हें कुछ पुराना बात याद कराना चाहता हूं। किसका प्रॉफिट के बारे में पता है? सब्सिडियरी का। तुम अभी बहुत सारा काम कर रहा था, और उसमें से काम था तुम्हारा, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाँ, तुम्हारा एक काम करता था जिसका नाम था प्रॉफिट एनालिसिस। याद करो, ऐसा बनाता था तुम जब ये बनाता था, इसमें तुम ऐसे लिखता था, एक प्री का कॉलम और एक लिखता था पोस्ट का कॉलम। अब वो डिजाइनिंग डिजाइनिंग तुम अपना समझते रहना, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर तुम पहले ही लिखता था, याद है ऐसे, बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, फिर वो पीएल जो भी है सब लिखता था। अरे लिखता था ना? ओपनिंग बैलेंस जो होता था का सारा प्री बन जाता था। और फिर तुम यहाँ लिखता था सीवाईपी है, करंट ईयर्स प्रॉफिट। अगर कोई टाइम रेशियो लगना था तो वो लगा देता था, और लगा के जो इस साल का प्रॉफिट है इसको यहाँ बांट देता था। याद आ रहा है कुछ? हाँ भैया ये किसका प्रॉफिट के साथ खिलवाड़ कर रहा है तुम लोग? सब्सिडेरी का। फिर तुम लोग ऐसे टोटल वोटल निकालता था। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा मैं सिर्फ पीएल का बात कर रहा हूँ, रिजर्व छोड़ दिया मैंने, ठीक है ना? मैं सिर्फ पीएल का बात कर रहा हूँ। तुम समझ रहे मेरा बात? और फिर ये जो प्रॉफिट आता था पीएल, तुम लोग ऐसे लिखता था होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। मान लेते हैं 80-20 है, मान लेते हैं, दिया नहीं है समय, ऐसे समझा रहे हैं इसके लिए। तो ये इधर इधर फिर ऐसे बांटते थे। याद आ रहा है कुछ? फिर तुम लोग ऐसे लिखता था, ये प्रॉफिट को ये सीओसी में जाएगा, ये एमआई में, ये सीपीएल में, और ये एमआई में। अभी भी तुम समझा नहीं भाई साहब? सब्सिडियरी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है, सिर्फ इतना सा हिस्सा पीएल में बच जाना चाहिए। ये वाला प्रॉफिट का हिस्सा सीओसी में धक्का मारते हैं, ये वाला और ये वाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट में धक्का मारते हैं, तो इतना ही ना बचेगा। अब मेरा दिमाग से समझो मैं जो बोल रहा हूं। यहां पर ये जो तुम प्रॉफिट लिखा है इसमें पूरा सब्सिडियरी का प्रॉफिट है, किंतु सीपीएल में तो सिर्फ इतना ही बचना चाहिए। तो बाकी ये जो प्रॉफिट है, इस पे ध्यान दो, बाकी ये जो प्रॉफिट है ये तो सीपीएल में बचना, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीओसी और एमआई में। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ेगा, यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा माइनस, हाँ, ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तुमको प्रॉफिट एनालिसिस बनाना पड़ेगा, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कितना ट्रांसफर करना है तुम समझा? कौन सा वाला? ये वाला फिगर उठा के माइनस कर देना वहां से। ये तो समझा? क्योंकि वो पीएल में नहीं रहेगा, वो तो सीओसी में जाएगा। तुम ही लोग वो इतना दिन से कर रहा है यार, अभी पीछे मत जाओ, तुम ही लोग कर रहा था ऐसा। तो उसको वहां से निकाल दिया, मैं बोला ना ये पीएल में नहीं रहेगा, इसको कहां भेजना है? तो भेज दिया। और मुन्ना, ये दोनों कहां जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और यहां पर ऐसे लिख देंगे माइनस ट्रांसफर टू माइनॉरिटी
इंटरेस्ट। तुम समझ रहे हो, उन दोनों को जोड़ दिया, प्री प्लस पोस्ट जोड़ के यहां से ये भी हटा दिया। तो अगर सोच के देख, ये दोनों पोर्शन हटा दिया तो ऑटोमेटिकली तो ये पोर्शन बच जाएगा, और पीएल में तो यही रहना चाहिए। तो मैंने भी बोला भैया इसको हटा, वो रख ले। जीआर यहाँ पर थोड़ी ना आएगा, मैं पीएल का बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही बोला मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसका बात कर रहा हूँ, पीएल का। ये बनाते बोला था ना, तो सुनता क्यों नहीं है, फिर जीआर का बात क्यों कर रहा है। मैं जीआर बना रहा हूँ, मैं जीआर बना रहा हूँ, तो मत पूछो फिर मेरे से मैं क्या बना रहा हूँ, पीएल। तो पूरा फोकस पीएल। शादी जिस पे हो रहा है उस पे ध्यान दो ना, शादी में कोई अच्छा लड़का आ गया उसको भी देखना जरूरी है। हाँ तो देखो, लड़की लोग का बड़ा प्रॉब्लम है, लड़का लोग ये काम करे तो खा जाएगी। समझ रहा है ना तुम समझ रहा है ना, हम तुमको बता रहे हैं। ए तुम लॉजिक समझा मैं क्या बोला यहाँ पर। तो बस जैसे ही ये काम करेगा मुन्ना, तुम्हारा काम खत्म। तुम बात समझा। अब मैं एक चीज बताता हूँ, इतना दूर समझ गया मेरा बात। बस एक एक बात बोलूंगा, एक नहीं दो बात और बोलूंगा। पूरे इस कंसोलिडेटेड पीएल के जर्नी में दो चीज का बस ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर वन, अगर कोई इंटर ग्रुप आइटम है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। एक कौन सा आइटम बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप। मान ले मैं होल्डिंग हूं, तू सब्सिडियरी है, मैंने तुमको 100 रुपए का माल बेचा, 80 रुपीज का माल 100 रुपए में बेच दिया, तो मैं तो सेल रिकॉर्ड किया कितने का, 80 का कि 100 का, 100 का। और तूने परचेज रिकॉर्ड किया कितने का, 100 का। और अभी तो हम लोग ये जो फिगर लिख रहे हैं 100 100 100 में होगा सब। मैं सेल भी 100 रिकॉर्ड किया, आपने परचेज भी 100। हम लोग जब यहाँ लिखे होंगे सेल, तो यहाँ पर होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी करके लिखे होंगे, अदर इनकम भी होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, और बाकी सारा आइटम भी क्या लिखे होंगे, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी। तो जब यहाँ पर सेल लिखे होंगे तो होल्डिंग का भी है, सब्सिडियरी। यहाँ जो परचेज है होल्डिंग भी। सुना सुना एक जन का सेल था, होल्डिंग के लिए तो सेल था ना भाई, तो यहाँ सेल में घुस गया, और सब्सिडियरी के लिए परचेज था तो उसके परचेज में घुस गया। समझ रहे ना। अब ये तो सेम आइटम है, तो मैं क्या करूंगा, यहां सेल से भी लेस कर दूंगा 100, और परचेज से भी 100 लेस कर देना। नहीं समझा। अब कभी कभी ऐसे बोलेगा, तुमको पता है सब्सिडियरी कंपनी पेड कमीशन, पेड पेड कमीशन टू होल्डिंग कंपनी। सब्सिडियरी ने पे किया उसके लिए खर्चा है, होल्डिंग को मिला उसके लिए इनकम है। सब्सिडियरी पे किया तो वो इसको अदर एक्सपेंस में लिखा होगा, सब्सिडियरी, और होल्डिंग कंपनी उसको इनकम में। तो हम क्या करेंगे, अब अदर इनकम से भी कमीशन माइनस करेंगे और इससे भी माइनस कर लेंगे। अब मान लो ऐसे बोला, होल्डिंग कंपनी पेड रेंट टू सब्सिडियरी, होल्डिंग ने पे किया, उसका खर्चा में जुड़ा हुआ है, सब्सिडियरी को मिला उसके। तो तो समझ रहे हैं ना, इंटर कंपनी बैलेंस हो गया ना, तो क्या कर देना, माइनस। अच्छा ऐसा समझ, सब्सिडियरी का डिबेंचर था, क्या था, मैं होल्डिंग कंपनी खरीद के रखा था, तो उसने जो इंटरेस्ट पे किया, सब्सिडियरी डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया, तो मुझे इंटरेस्ट मिला। उसने पे किया तो पक्का वो अपना फाइनेंस कॉस्ट में लिखा होगा, और मुझे मिला तो मैं अपना अदर इनकम में बैठा हूं लिख के, तो दोनों से क्या कर देना है, माइनस सेम फिगर। नहीं समझ रहा है कि समझ रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉमन आइटम है तो उसको एलिमिनेट कर देना दोनों साइड से, दोनों साइड से, समझा मेरा बात। दूसरा बात, हाँ इनकम और एक्सपेंस में वो होगा कॉमन, हटा देना, एक तो इनकम से और एक तो एक्सपेंस से। क्योंकि एक जन दे रहा है तो उसका खर्चा होगा, और एक जन को मिल रहा है तो उसका इनकम होगा। भैया आप दो आइटम बोले थे, एक हो गया, दूसरा बोलो जल्दी से। दूसरा तो आपको पता है, क्या बता भैया, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक में याद है तुम लोग बोला था सीपीएल से लेस करेगा और स्टॉक से भी लेस करेगा, समझ रहे हैं ना। तो भैया सीपीएल से क्यों लेस करता था, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक में इफेक्ट देगा, छोड़ो ना इतना, क्या स्टॉक से लेस होना चाहिए। सो ना यहाँ पर तुम स्टॉक लिखेगा, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक से लेस होना चाहिए। तुम लोग लिखता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो इस क्लोजिंग स्टॉक में से क्या करना, अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देना बस, और कुछ नहीं करना है। किस में से हटाना है, क्लोजिंग स्टॉक में से हटा देना बस, अनरियलाइज प्रॉफिट, काम खत्म।
मतलब तुमको पूरा में सिर्फ दो एडजस्टमेंट याद रखना है। नंबर वन, कॉमन आइटम्स मतलब इंटर कंपनी बैलेंसेस, इंटर ग्रुप आइटम शैल बी एलिमिनेटेड, उसको हटा देना। और दूसरा, अगर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक है तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है पहले इससे माइनस करना, फिर कंपेयर करना किससे, ओपनिंग से, फिर यहां पर लिखना डिफरेंस। नहीं समझा? अच्छा एक बात बता, तुम लोग पहले बता, इतना तो पीएल बनाया था, एप्रोप्रिएशन कॉपी किया था, तो करो, फिर मेरा चेहरा क्या देगा, पहले इसको कॉपी करो फिर बात करेंगे, जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाथ थोड़ा जल्दी चला लीजिएगा, हाँ, रुकिएगा मत, रुकना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएगी, आग जला के जाएगी। ए हो गया क्या? पक्का ना? क्योंकि इसके नीचे भी एक कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह बना हुआ रहेगा तो तुम लोग खुश रहेगा। अच्छा और एक बात बता देते हैं, एग्जाम में अप्रोप्रिएशन सेक्शन तभी बनाना जब अप्रोप्रिएशन का पूरा डिटेल्स दिया हो। अगर अप्रोप्रिएशन सेक्शन का पूरा डिटेल्स नहीं दिया कभी, तो इसको इग्नोर कर देना, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है ना तुम्हारा, नेट प्रॉफिट, वहीं पर सम खत्म कर देना। अगर तुम देख रहा है कि अप्रोप्रिएशन का डिटेल है, मैंने पीएल का ओपनिंग बैलेंस भी है, नेट प्रॉफिट तो चलो हो ही जाएगा, ट्रांसफर वांसफर का सब कहानी तुमको पता है, समझ रहा है ना, तब अप्रोप्रिएशन दिखाना, नहीं तो इग्नोर कर देना अप्रोप्रिएशन। बनाने के लिए डेटा होना चाहिए, डेटा ही नहीं होगा तो कहां से बनाएंगे? ईगो पे लेके तो कोई फायदा नहीं है, नहीं हम तो बना के ही आएंगे, बनाना फिर जो इच्छा। जल्दी लिख रहे, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हो गया सबका लिखना? श्योर पक्का? इसके नीचे ये भी बना के रख लो, नहीं तो बोलेगा कि हमको पता नहीं है। और ये बनाने के बाद ना इसको मार्क करके रख लेना, ऐसे मेरे जैसे, मतलब ये वो जगह है जहां पर हमको फोकस देना है। तुम समझ रहा मेरा बात? इतना कांड किए उसमें कैरो बन गई, बक कितना सुंदर से ड्राइंग किए, लास्ट में ऐसा बन गया। इसको ग्रीन क्यों, क्या तुम समझा? मतलब ये ट्रांसफर होगा ये वाला पोर्शन। तुम भी ग्रीन करके रख लेना तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। टीआर टीआर टाइम रेशियो भूल गया क्या? कितना जल्दी भूल जाता है। लिखना हुआ तो बताओ, क्योंकि हमको फिर कुछ दिखाना है आपको। मैं बताऊं, मैं दिखाऊं, मैं बताऊं, मैं दिखाऊं, मैं बताऊं, मैं दिखाऊं। बताओ दिखाऊं, बताओ दिखाऊं। बोलिए ना भैया क्या बात है? नहीं अभी भी लिख रहा है कुछ बच्चा लोग, लिख लेंगे फिर बताएंगे और दिखाएंगे। हो गया सबका? ओह चलो।
मेरे नोट्स में ना मैंने पीएल के लिए देखो 2 लाइन लिख दिया है। क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन ऑन कंसोलिडेटेड पीएल। क्या लिखा? एज पर द प्रोविजन ऑफ एएस 21 ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट मतलब ऐड करेंगे, while preparing consolidated पीएल। तो लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम ऐड करते जाना। बट इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन शुड बी एलिमिनेटेड इन फुल। पूरा हटा लेना। एग्जांपल दिया, जैसे परचेज सेल दे देगा, कोई सर्विस इनकम और एक्सपेंस का बात बोल देगा, जैसे रेंट वाला बात बोल देगा, कमीशन वाला बात बोल देगा। तुम समझ रहे हैं? तो ये सब चीज एडजस्ट कर लेना। द फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल शुड बी एज पर विच इज गिवन इन योर नोटबुक जस्ट नाउ। मैंने लिखवा दिया है कि अगर आपको नहीं भी पता है तो मैंने यहां लिखवा दिया पूरा फॉर्मेट। और याद रखना, एक बात मैंने बोला, एप्रोप्रिएशन का सेक्शन तभी बनाएंगे जब सब में इसका डेटा होगा। अगर डेटा नहीं है तो यू कैन स्किप इट, यू कैन क्लोज द सम हियर ओनली। मेरा बात समझा? तो आज तो आपके समय बचा नहीं है, फिर अभी आप लोग का क्लास है शायद, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन आगे इसको बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। इतना दूर रिवाइज करके आना, ठीक है ना? और स्पेशली ये पीएल वाला पार्ट रिवाइज करके आना, क्योंकि अब ये चैप्टर में ज्यादा बचा नहीं है। कोशिश करेंगे अगले दिन इसको फिनिश कर दें, क्योंकि पीएल का 2 सम है वो पहले उड़ाएंगे, और एक और कॉन्सेप्ट बच गया है जिसका नाम है यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, वो करा देंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।